हाउडी फिजिक्स लवर्स, आज सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 6.1 एंड 6.2 एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल नंबर 6.1 से। कंसीडर एक्सपेरिमेंट 6.2। सो एनसीईआरटी में एक डायग्राम गिवन है, एक एक्सपेरिमेंट गिवन है जो मैंने बोर्ड पे बनाया है। दिस इज द फिगर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 6.2। इस फिगर में आप देख रहे हैं दो कॉइल हैं, एक है कॉइल C1 और दूसरी कॉइल है C2। कॉइल C1 से हमने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर जो हमें प्रेजेंस ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताएगा, और कॉइल 2 में हमने बैटरी कनेक्ट की है। जैसे ही हम कॉइल C2 को टू एंड फ्रो मोशन करते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करता है, जिससे हमें पता चलता है कि इस वाले कॉइल C1 में आपका करंट इंड्यूस हो रहा है और उसकी डायरेक्शन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, What would you do to obtain a large deflection of galvanometer? कि अगर आप इसके अंदर कॉइल C1 के गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे। सो देखिए, जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ बताएगा। सो एक्चुअली हमें करना क्या है, इंड्यूस करंट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करना है, और इंड्यूस करंट का और ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसका फॉर्मूला है E = -d∅dt। लेकिन जो फ्लक्स है ये किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है B.A। इसका मतलब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट पर। एरिया यहां पर कांस्टेंट है। अब हमें जो इंक्रीज करना है वो इंक्रीज करना है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय कॉइल C2। तो कॉइल C2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम कैसे इंक्रीज करेंगे। आप देख सकते हैं ये एक सोलेनॉइड की तरह है, और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज इक्वल टू μ0 Ni। इट मींस अगर आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना होगा। तो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। जैसे हम बोल सकते हैं वी कैन इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। अब मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैसे इंक्रीज करेंगे, बाय इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। जो भी आपने सोर्स लगाया है, बैटरी लगाई है, उसका आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर देंगे, और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करने से करंट इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने से इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज होगा, जिससे ये गैल्वेनोमीटर और भी ज्यादा डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन शो करेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, हम यहां पर कॉइल C2 में मैग्नेटिक मटेरियल का यूज कर सकते हैं, और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो बहुत अच्छा है। मैग्नेटिक मटेरियल अगर यूज करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए अभी आपका है B = μ0 Ni, लेकिन अगर आपने इसमें मैग्नेटिक मटेरियल का यूज किया तो यही मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा μ0 Ni × μr, क्योंकि B का फॉर्मूला है μNi, और म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू हमारा इक्वल होता है μ0 × μr के। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉइल C2 में कोई मैग्नेटिक मटेरियल का यूज कर लें और उसके ऊपर वायरिंग करें, वाउंडिंग करें कॉइल की, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, फ्लक्स इंक्रीज होगा, ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट भी इंक्रीज होगा। या फिर आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इसका जो टू एंड फ्रो रिलेटिव मोशन है उसका जो रेट है उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो तीन तरीके हमारे पास है। फर्स्ट मेथड हमने क्या लिखा, फर्स्ट मेथड इज टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। दूसरा हमारा जो तरीका है, मेथड है, वो ये है टू इंक्रीज द, टू यूज द मैग्नेटिक मटेरियल इन कॉइल C2। उसमें ये कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। तीसरा तरीका हमने आपको बताया टू इंक्रीज द रेट ऑफ
relative motion between coils C1 and C2. Okay, so these are the number of methods, or you can increase the number of turns per unit length. आप ये भी इंक्रीज करके मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर सकते हैं. अब देखिए बी पार्ट. Now B part of the question. Now B part of the question. How would you demonstrate the presence of an induced current in the absence of galvanometer? कि अगर हम यहां से galvanometer को रिमूव कर दें तो आप कैसे डिटेक्ट करेंगे प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर करंट? सो उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर की जगह पर एक स्मॉल एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, और जब हम एलईडी बल्ब यहां पर यूज करेंगे, अगर वो बल्ब ग्लो करता है फ्रीक्वेंटली, जैसे आप रिलेटिव मोशन का रेट चेंज करेंगे, टू एंड फ्रो मोशन को इंक्रीज करेंगे, फास्ट रेट पर करेंगे, तो वो जो बल्ब है वो एलईडी बल्ब ग्लो करेगा. अगर वो बल्ब ग्लो करता है तो इसका मतलब यहां पर इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेजेंट है. नाउ एग्जांपल नंबर 6.2. A square loop of side 10 cm and resistance 0.5 ohm is placed vertically in the east-west plane. एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड हमें गिवन है, that is 10 cm, और हम इसे मीटर में लिख सकते हैं 10 into 10 की पावर -2 मीटर. So L is equal to 10 to the power -1 मीटर. और उस स्क्वायर लूप का जो रेजिस्टेंस है वो आपको गिवन है 0.5 ohm. Now this loop is placed in east-west. This is east, this is west, north and south. Now the loop is vertically placed in east-west. A uniform magnetic field of 0.10 Tesla is set up across the plane in northeast direction. So the value of the magnetic field is 0.10 Tesla and the direction is north to east. So it means जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका ऐसे एक्ट करेगा, and it makes 45 degree angle with the east. The magnetic field is decreased to 0. So the final magnetic field B2 is 0 Tesla in time 0.70 seconds. So delta T is 0.70 seconds. Determine the magnitude of induced EMF and current during this time interval. So we have to find out the magnitude of induced EMF and induced current. So induced current और induced EMF हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए E is equal to minus d phi by dt. बट हमें क्वेश्चन में कहा गया we have to find out the magnitude. उसके लिए हम यहाँ पर मोड लगा देंगे and this will become positive. और आप इसको डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. Now what is the formula of flux? The formula of flux is BA cos theta divided by delta T. Now theta is the angle between magnetic field and area vector. Magnetic field आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है. ये हमारा स्क्वायर लूप है और एरिया वेक्टर जो है इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. So it means area vector एक्ट करेगा towards the east. So area vector और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो है 45 डिग्री. So हम यहाँ पर थीटा को 45 डिग्री से रिप्लेस कर सकते हैं. So A डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इंटू cos 45, और cos 45 होता है हमारा 1/√2. So E is equal to area is साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, दैट इज साइड का स्क्वायर, 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2, एंड डेल्टा बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 0 minus 0.10 और 0.10 minus 0. So the result will be 0.10 minus 0 divided by delta t. Delta t is 0.70 and cos 45 is 1/√2. Cos 45 हो जाएगा 1/√2. Now induced EMF is equal to 10 to the power -2 into 10 की पावर 0.10 divided by 0.70 multiply by 1.414. ठीक है, इसको हम लिख देते हैं 0.7 और इसको लिख देते हैं 0.1. क्लियर? नाउ 0.7 और 1.414 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.414 into 0.7,
7 4 जा 28, 2 7 मतलब 7 to 9, 7 4 जा 28 and 9. 1 2 3 4, 1 2 3 4. So this is 0.9898. So induced EMF will be equal to 10 to the power minus 3, क्योंकि ये 0.1 है, इसको आप 10 की पावर माइनस 1 लिख सकते हो, और ये माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.9898. इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 ही आ जाएगा. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 वोल्ट. ये हमारा आया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट. और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू E by R, induced EMF divided by resistance. So induced EMF is 10 to the power minus 3 और resistance है हमारा 0.5. Okay, so we can write it 10 by 5 into 10 की power minus 3. So it is 2 into 10 की power minus 3 ampere. This is the value of induced current. तो आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व किए दो क्वेश्चन, 6.1 एग्जांपल एंड 6.2 एग्जांपल. इसी तरह के और भी एनसीईआरटी एग्जांपल्स देखने के लिए फिजिक्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब